हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे, प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव किया साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। दो एक्सपेरिमेंट हमने आपको बताए थे कि दो पढ़ने हैं आपको। एक तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कहा गया, और दूसरा आपको हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। कल हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो बताया था। आज हम लोग प्रूव दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल का दूसरा एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। एक्चुअली ये जो आप एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक कंफर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट है। इसी से बिल्कुल कंफर्म हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे और चेज ये साइंटिस्ट थे। हर्शे और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में। हर्शे और चेज ने ये एक्सपेरिमेंट किया था 1952 में। और हर्शे और चेज का ये एक्सपेरिमेंट एक कंफर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट था। इसी से बिल्कुल कंफर्म हुआ था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसी से कंफर्म हुआ था बेटा। इन्होंने किस मटेरियल को यूज किया? इन्होंने मटेरियल जो यूज किया एक्सपेरिमेंट के लिए, मटेरियल जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया, वो मटेरियल कौन सा था? एक था T2 फेजेस। T2 फेजेस यानी वायरस है। ये क्या है? T2 फेजेस वायरस है। कौन सा? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मालूम है, आपने पढ़ा है बेटा। T2 फेजेस को यूज करा और क्या यूज किया? ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये दो चीजें इन्होंने हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के इन दो मटेरियल को यूज किया, T2 फेजेस और ई कोलाई बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस और ई कोलाई बैक्टीरिया, इन दोनों को इन्होंने यूज करा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। अब अगर हम बात करते हैं T2 फेजेस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो, तो आपने थोड़ा पढ़ा भी है पहले, तो आपको भी पता है बेटा कि बैक्टीरियोफेज वायरस में केवल दो चीज़ें होती हैं। एक तो प्रोटीन का कवर होता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो T2 फेज वायरस कुछ ऐसा होता है, ये इस तरीके से, ये और यहाँ पर एक प्रोटीन होता है। ये प्रोटीन इसकी यहाँ पर ये प्रोटीन है जो सर्कुलर प्रोटीन, ये दिखाई दे रहा है सर्कुलर प्रोटीन है। और यहाँ पर एक छेद होता है, एक पोर होता है, एक छेद, ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, एक पोर, ठीक है। और यहाँ से ये टेल फाइबर, टेल के जैसे फाइबर निकले रहते हैं। क्या निकले रहते हैं? टेल के जैसे फाइबर। और बीच में यहाँ होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, एक्चुअली इसमें ये तो कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड पढ़ा है आपने 11th में, जो कि एक्चुअली प्रोटीन है, प्रोटीन का बना हुआ कवर है। ये इसका डीएनए है, ये इसके टेल फाइबर हैं, और ये स्प्रिंग की तरह से प्रोटीन है, स्प्रिंग लाइक प्रोटीन है। ठीक है बेटा, ये स्ट्रक्चर हुआ। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैसे? एक्चुअली इन्होंने
ई कोलाई बैक्टीरिया, यानी कि हम ये बात कहेंगे इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया को T2 फेजेस यानी बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ मिलाकर एक कल्चर में ग्रो करा। बात तो समझे? इन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, ई कोलाई को T2 फेजेस लिख देते हैं बेटा, याद रखना वायरस है ना। ई कोलाई को T2 फेजेस के साथ कल्चर में ग्रो किया। अब कल्चर दो तरीके का बनाया गया, कल्चर दो प्रकार का बनाया गया। एक कल्चर में तो जो कल्चर दो प्रकार का बनाया गया, उस कल्चर में मतलब दो तरीके का कल्चर बनाया गया ग्रो करने के लिए। ई कोलाई, मालूम है आपको बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं ना बेटा कल्चर में, तो ई कोलाई को ग्रो करना है। तो ई कोलाई को सोचिए, जब ई कोलाई को बैक्टीरियोफेज वायरस के साथ मिलाकर ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस बैक्टीरिया को, ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर ही देगा, उसके अंदर एंटर कर ही जाएगा। बात को समझे ना आप बेटा? जब ई कोलाई बैक्टीरिया को वायरस के साथ मिला देंगे तो क्या वायरस ई कोलाई बैक्टीरिया को छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि है वो तो है ही बैक्टीरियोफेज वायरस, उसके लिए बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला। तो जब उसको बैक्टीरियोफेज वायरस को जैसे ही ई कोलाई मिल जाएगा, वो ई कोलाई को इन्फेक्ट कर देगा। तो ऑब्वियसली जब हम दोनों को साथ मिलाकर ग्रो कर रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया को कल्चर में ग्रो करते हैं T2 फेजेस के साथ मिलाकर, तो ये T2 फेजेस अपना इन्फेक्शन यानी वायरस, T2 फेजेस वायरस अपना इन्फेक्शन ई कोलाई में कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि दो प्रकार का कल्चर था, कल्चर दो प्रकार का बनाया गया। एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया गया, एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया गया जिसको कहा S35, और दूसरे कल्चर में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को लिया गया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस को लिया गया P32। बात को समझे? एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर लिया गया, हमें मालूम है कि सल्फर जो होता है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ उसी के नीचे, जो सल्फर होता है, सल्फर प्रोटीन का कंपोनेंट है, प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, हो सकता है कि ये सल्फर कौन प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। तो हो सकता है कि ये वाला सल्फर सिस्टीन नाम का अमीनो एसिड में हो और मिथायोनीन अमीनो एसिड में हो। बात समझे ना? रेडियो एक्टिव सल्फर को लिया गया, तो रेडियो एक्टिव सल्फर किसमें होगा? प्रोटीन में होगा। और हमने जो प्रोटीन कल्चर में लिया है, हो सकता है कि उसमें सिस्टीन और मिथायोनीन नाम के अमीनो एसिड हो, क्योंकि उन्हीं अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है। बात को समझे? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो होता है ये प्रोटीन में नहीं होता है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस होता है डीएनए में। बात समझे? रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसमें, मतलब सॉरी रेडियो एक्टिव नहीं कहेंगे हम अभी, फॉस्फोरस किसमें होता है? डीएनए में होता है। सल्फर किसमें होता है? प्रोटीन में होता है। इतना आपको याद रखना है। तो इन्होंने क्या किया, दो कल्चर लिए। अब मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। हमने अभी क्या क्या चीज़ें समझी ये आपको देखना है, बस ये देख लीजिए जरा आप। फिर मैं डायग्राम बनाती हूँ। हमने कहा हर्शे और चेज ने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ दो चीज़ें की, T2 फेजेस को यूज़ किया और ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज़ करा। T2 फेजेस यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस। हमने डायग्राम बनाया है बैक्टीरियोफेज वायरस का बेटा, जिसमें कि प्रोटीन का कैप्सिड है, कवर है प्रोटीन का, उसके अंदर डीएनए है और टेल फाइबर्स हैं और टेल हेड, नीचे कोर दिखाया गया है। टेल है, एक्चुअली टेल लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हमने कहा कि हर्शे और चेज ने क्या किया, हर्शे और चेज ने T2 फेजेस को ई कोलाई के साथ मिलाकर कल्चर में ग्रो किया। तो ई कोलाई को जब कल्चर में ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ई कोलाई की जनरेशन बढ़ेगी। तो ई कोलाई ने जनरेशन किया अपना, तो ई कोलाई ने अपनी जनरेशन को बढ़ाया। कल्चर दो प्रकार के लिए गए,
एक कल्चर में रेडियो एक्टिव सल्फर को डाला गया और दूसरे कल्चर में रेडियो एक्टिव फास्फोरस को डाला गया। अब हमें ये देखना है कि ये T2 फेज जो है, ये T2 फेज वायरस बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है ना, ये ऐसा, ये बैक्टीरियोफेज वायरस यानी T2 फेजेस इसके ऊपर बैठ जाता है, कैसे बैठ जाता है और फिर अपने डीएनए को इसके अंदर डाल देता है, हो गया इन्फेक्शन इस तरीके से। तो जब ये T2 फेज वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो सबसे पहले इसके ऊपर बैठता है। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, सबसे पहले एडजॉर्प्शन करता है। क्या करता है? एडजॉर्प्शन, यानी कि बैठता है किसके ऊपर? ई कोलाई पर, जिसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। पहले एडजॉर्प्शन करता है, जब बैठ जाता है तो अपने यहाँ पर जो पोर था यहाँ से डीएनए को अपनी टेल से निकाल कर यहाँ छोड़ देता है, यानी कि दूसरा स्टेप इसका होता है इन्फेक्शन। दूसरा स्टेप होता है इसका इन्फेक्शन, यानी पहले तो बैठ गया ई कोलाई के ऊपर, फिर अब टेल की तरफ जो छिद्र था यहाँ पर, वहाँ टेल से अपने डीएनए को इसके अंदर डाल दिया। तो इसका यानी कि बैक्टीरियोफेज वायरस का जो डीएनए है, बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए पहुँच गया कहाँ पर? बैक्टीरियोफेज वायरस का डीएनए पहुँच गया इस ई कोलाई के अंदर। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप क्या होता है? जब इसने इन्फेक्शन कर दिया तो ये अब ग्रो करेगा, यानी कि ग्रोथ करेगा इसका वायरस का डीएनए, और फिर क्या कर देगा? बैक्टीरियल सेल को खत्म कर देगा, यानी कि लाइसिस कर देगा। तो ये 4 स्टेप में ये इन्फेक्शन करता है T2 फेज ई कोलाई बैक्टीरिया का। सबसे पहले एडजॉर्प्शन करेगा, यानी कि बैठेगा, फिर इन्फेक्शन कर देगा। देखिए, इन्फेक्शन करने के बाद में ग्रो करेगा, यानी अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा, तो बैक्टीरिया की सेल को यूज़ करा, फिर ये लाइसिस कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा इस बैक्टीरियल सेल को। ठीक, बस समझ में आ गई? तो हमने कहा 2 प्रकार के कल्चर बनाए गए। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ इसका, कैसा डायग्राम होगा, ठीक है? चलिए, ये पूरा प्रोसेस हर्शे और चेज ने टेस्ट ट्यूब में किया। ऐसी टेस्ट ट्यूब ली गई, एक टेस्ट ट्यूब लिए, 2 कल्चर बनाए गए थे ना, तो 2 टेस्ट ट्यूब ली गई। इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर रेडियो एक्टिव सल्फर को डाला गया, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, और इसके अंदर डाला गया रेडियो एक्टिव फास्फोरस को, यानी P32 को। ठीक है, तो यहाँ कल्चर जब बनाया गया, इस कल्चर के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया को T2 फेजेस के साथ मिलाकर इसमें डाल दिया गया। तो क्या हुआ? ये थी ई कोलाई की सेल, इसके ऊपर ये बैठ गया T2 फेज और इसने इन्फेक्शन कर दिया, है ना? और इस ट्यूब के अंदर ये सारा प्रोसेस कहाँ चल रहा है? इस ट्यूब के अंदर। अब इस ट्यूब के अंदर ये प्रोसेस कैसे हुआ? देखिए, इस ट्यूब के अंदर ये ग्रो करता रहा। अब इस ट्यूब के अंदर जो ग्रो करा तो इसका सबसे पहले ये हुआ इन्फेक्शन किया इसने इन्फेक्शन कर दिया। फिर क्या हुआ? इसको इसके अंदर डाला गया, फिर किया गया इसको सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। इसका क्या किया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि देखो, जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज वायरस अपने डीएनए को इस बैक्टीरिया में डाल देता है ना, इसका जो कवर है ये बिल्कुल अलग हो जाता है।